जो बीजेपी की जो सरकार है उनको खिलाड़ियों का जो बेटियां हो हमारी उनका सम्मान करना आता नहीं। पीछे आपने देखा कि जंतर मंतर पे जब हमारे खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया तो हमारी इन्हीं बेटियों ने जब धरना प्रदर्शन किए तो किस तरह इनको घसीट घसीट कर मारा और पीटा गया। हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, किसी भी वर्ग का इन्होंने कोई काम नहीं किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। मैंने नारनौल जोड़ो संकल्प यात्रा 7 जुलाई को शुरुआत की थी। हल्के के सभी गांवों में हम इस यात्रा को लेकर गए। बीजेपी का नारा नॉन स्टॉप हरियाणा, हाँ बिल्कुल उनका जो नारा बहुत बढ़िया है। ये हरियाणा में भ्रष्टाचार नॉन स्टॉप है, इस हरियाणा में अपराध नॉन स्टॉप है। हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या देश की वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने हरियाणा का ध्यान नहीं रखा। ध्यान सिर्फ एक जेलेसी की भावना से जो है हरियाणा के लोगों की अनदेखी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अखिलेश यादव। मैं भी मौजूद हूं हरियाणा में और हरियाणा के नारनौल विधानसभा में मैं मौजूद हूं और हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए आज जुड़ेंगे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता एडवोकेट प्रदीप यादव जी। इनसे हम बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं करेंगे और हर बात हरियाणा की करेंगे क्योंकि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। करीब 2 महीने में यहाँ पर विधानसभा के चुनाव होंगे। यहाँ पे करीब 10 सालों से भाजपा की सरकार है, उसके कामकाज की भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कि कांग्रेस इस बार अपने आप को कहाँ पा रही है। तमाम बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है इंडिया न्यूज एक्सप्रेस में। थैंक्स। सर, पहला सवाल मैं करूंगा आपसे कि जो हरियाणा आप लोग एक स्लोगन चला रहे हैं, हरियाणा मांगे हिसाब, तो क्या हिसाब आप मांग रहे हैं और किससे हिसाब मांग रहे हैं? नेचुरल जब ये पिछले 10 साल से हरियाणा में बीजेपी की जो सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार और मतलब धोखे के साथ जो हरियाणा के लोगों के साथ जो छल किया, धोखा किया है, जो हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, किसी भी वर्ग का इन्होंने कोई काम नहीं किया, उसी का हिसाब जो बीजेपी सरकार है उससे मांग रहे हैं। तो क्या लगता है कि 10 सालों में हरियाणा की जनता ने जो बीजेपी की सरकार को देखा है, तो क्या इस बार वो बदलाव का मन बना चुकी है कि बनाने वाली है? क्या स्थिति अभी क्या स्थिति है? नहीं, हरियाणा की जनता जनार्दन ने पूर्ण रूप से मन बना लिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आने जा रही है और जैसे ही लोकसभा की 5 सीटें जब कांग्रेस पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में और हमारे जो इस प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं चौधरी उदयभान जी के नेतृत्व में और भाई दीपेंद्र जी की जो मेहनत और उनके लगातार दौरों की वजह से पूरे हरियाणा में कांग्रेस का चारों ओर माहौल उसमें बना था। लोकसभा में वही माहौल आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसमें हमारे जो इस प्रदेश के जो प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उनकी भी बहुत बड़ी अहम भूमिका है। उन्होंने जो टिकटों का वितरण किया वो भी बड़ी सोच समझ के ना, और जो पार्टी के कर्मठ लोग थे उन लोगों को आगे किया, जिससे ये माहौल बना। बात हरियाणा की हुई। अब आपकी विधानसभा की बात करते हैं, नारनौल से बात करते हैं। तो नारनौल में आप भी कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं और प्रबल दावेदार हैं इस बार चुनाव में। तो क्या आपको क्या लगता है कि नारनौल में मैं घूम रहा था अभी तो मैं देखा कि नारनौल बरसात से बड़ी समस्या है, बड़े बुरे हालात हैं। तो क्या किसको जिम्मेदार मानते हैं और क्या लगता है कि इस हालत के पीछे क्या कारण रहे हैं? मैं मानता हूँ कि जो भी प्रतिनिधि पीछे जिनको भी सरकार में मौका मिला, चाहे वो कोई भी नेता रहे हो, उन्होंने जो उनको करना चाहिए था वो जनता जनार्दन का और इस शहर का ध्यान नहीं दिया। अदरवाइज ये जो शहर है ये बीरबल की नगरी दिल्ली से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसको बहुत ज़्यादा विकसित होने की ज़रूरत थी और ये ऐतिहासिक शहर है। यहाँ बीरबल का छत्ता है जो एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में नारनौल में है। यहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है, यहाँ चवन ऋषि की तपोभूमि है। उसके अलावा यहाँ बावड़ी वगैरह, जल महल वगैरह अनेकों ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्मारक हैं। उनको लेकर ना ये नगरी पर्यटन के रूप में आज विश्व पटल पे होनी चाहिए थी। एक मेरा और महत्वपूर्ण सवाल है। अब कुछ दिनों पहले आपने नारनौल जोड़ो यात्रा की शुरुआत करी थी। आप गांव-गांव गए, नारनौल के गांव-गांव गए। वहाँ पे लोगों का कैसा रिस्पांस मिला? लोगों का क्या समर्थन आपको मिला? क्या उसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैंने कहना चाहता हूँ कि ये यात्रा मैंने नारनौल जोड़ो संकल्प यात्रा 7 जुलाई को शुरुआत की थी और पूरे हल्के के सभी गाँवों में हम इस यात्रा को लेकर गए। गाँव में हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद और हमारे जो युवा पीढ़ी है उनका सहयोग और समर्थन अपार मिला। माताओं बहनों का भी आशीर्वाद अपार मिला और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आने वाले टाइम में किस तरह
जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भी वो इस परिवर्तन को देख रहे हैं और आने वाले टाइम में वो आशीर्वाद उनका मुझ पर इसी तरह मुझे मिलता रहेगा, ये मुझे आशा है। भाजपा की सरकार भी जब आपने कहा कि हरियाणा मांगे हिसाब, तो उन्होंने भी एक स्लोगन चलाया कि म्हारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। उनका कहना है कि हरियाणा नॉन स्टॉप चल रहा है, हरियाणा में विकास हो रहे हैं, बहुत सारी तमाम बातें वो कह रहे हैं अपने सरकार के पक्ष में। क्या ऐसा कुछ है क्या? बीजेपी का नारा नॉन स्टॉप हरियाणा, हाँ बिल्कुल उनका जो नारा है बहुत बढ़िया है। ये नॉन स्टॉप, इस हरियाणा में भ्रष्टाचार नॉन स्टॉप है, इस हरियाणा में अपराध नॉन स्टॉप है। ये हरियाणा जो पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा नंबर 1 था, आज वो नीचे गिरता हुआ नंबर 1 हो रहा है। ये नॉन स्टॉप हरियाणा है। ऐसे हर चीज़ में प्रति व्यक्ति आय थी, वो घट के ना बहुत नीचे आ गई, ये नॉन स्टॉप है। हमारे खेलों में जो खिलाड़ी थे, जो हरियाणा में सबसे ऊपर देश में नाम रोशन करते थे, उन खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने के लिए, उनको नीचे वो करने के लिए लगातार गिराया जा रहा है। ये हरियाणा नॉन स्टॉप है बीजेपी का। अपने खिलाड़ियों की बात करी तो अभी पेरिस में ओलंपिक चल रहे हैं, 2024 के ओलंपिक हो रहे हैं। आप देखेंगे कि कुल मिला के भारत में 5 मेडल आए हैं। तो 5 मेडल में 4 मेडल सिर्फ हरियाणा के हैं और 1 मेडल चलो टीम की है, हॉकी टीम की, उनको इनकी बात करते हैं। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा मेडल हरियाणा में आए हैं। और अगर आप मोदी जी का जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार का जो एक योजना आई थी खेलो इंडिया करके, उसमें उसका अगर आप बजट के एलोकेशन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बजट एलोकेट हुआ है उत्तर प्रदेश और गुजरात को हुआ है, जहाँ एक भी मेडल अभी तक नहीं गया है। और जो सबसे खेलों के लिए जाना जाता है हरियाणा, यहाँ पे 60-65 करोड़ ही मिले हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? क्या आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? ये जो हरियाणा है, ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक नीति लाई थी जब उनकी जो सरकार थी कि खेल आप मेडल लाओ और नौकरी पाओ। उन्होंने पदक लाओ पद पाओ। हाँ जी, पदक लाओ और पद पाओ, ये नीति चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लागू की थी। और उन्होंने हमारे यूथ को, चाहे वो हमारी बहनें हों, हमारे भाई हों, उनको आगे बढ़ने का, एक सकारात्मक रूप में आगे बढ़ने का उनको प्रोत्साहन किया था, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। और उसी की वजह से पूरे हरियाणा में, भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा मेडल, मैं कहूँगा कि 90-95% मेडल अकेला हरियाणा देश के लिए लेके आता है। लेकिन जो ये बजट एलोकेशन जो किया गया है, ये बजट एलोकेशन मतलब मैं कहूँगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या देश की वित्त मंत्री जी हैं, उन्होंने हरियाणा का ध्यान नहीं रखा है। वो ध्यान सिर्फ एक जेलेसी की भावना से जो है वो नहीं रखा, हरियाणा के लोगों की अनदेखी की। अगर वो हरियाणा के लोगों की अनदेखी नहीं करते, इन खिलाड़ियों को सपोर्ट करते, तो ये देश का ही नाम रोशन नहीं करते, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश का मान सम्मान थे ये खिलाड़ी। लेकिन जो बीजेपी की जो सरकार है, उनको खिलाड़ियों का, जो बेटियां हों हमारी, उनका सम्मान करना आता नहीं। पीछे आपने देखा कि जंतर मंतर पे जब हमारे खिलाड़ियों ने धरना प्रदर्शन किया, तो हमारी इन्हीं बेटियों ने जब धरना प्रदर्शन किए, तो किस तरह इनको घसीट कर मारा और पीटा गया, ये बीजेपी का काम है। ठीक बात है। आपने बजट एलोकेशन की बात करी तो कुछ दिनों पहले जो है 2024 का बजट भी आया। आप देखेंगे उस बजट में सिर्फ 2 राज्यों की बात करी गई, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो बिहार हो, इनमें सबसे ज़्यादा बजट दिया गया। तो क्या आपको लगता है कि क्योंकि वहाँ पे इनके सहयोगी जो है चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार है, क्या अपनी सरकार बचाने के लिए सिर्फ बजट वहीं दिया और देश के किसी, अब हरियाणा में भी आपकी सरकार है और जगह आपकी सरकार है, तो आपने इन राज्यों को नज़रअंदाज क्यों किया और सिर्फ 2 राज्यों को ध्यान क्यों दिया? इस पर क्या कहना है? ये जो बजट था, ये सिर्फ सरकार को टिकाए रहने के लिए, चलाने के लिए ये बजट दिया उन 2 राज्यों को, क्योंकि वो 2 बैसाखी नीतीश जी के रूप में और चंद्रबाबू नायडू जी के रूप में ये सरकार चल रही है। और ये बैसाखी कितने टाइम तक इस सरकार का सहारा बनेंगी, ये सब लोग जानते हैं कि नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू को जिस दिन मौका मिलेगा, वो सबसे पहले इस सरकार से ये अपनी बैसाखियाँ हटाने का काम करेंगे। एक और सवाल है, युवाओं को लेकर मैं बात करूंगा। अगर आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखेंगे तो जो बेरोजगारी की दर है सबसे ज़्यादा हरियाणा में, मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगार हैं, और इसकी बात होगी। और एक बात और सबसे इम्पोर्टेंट पूरे भारत की बात है, हरियाणा भी उसमें पीछे नहीं है, पेपर लीक की बात होगी। जैसे बीजेपी कहती है कि ना पर्ची ना खर्ची, सीधा नौकरी, ऐसा कुछ कहती है वो। तो क्या लगता है कि पेपर लीक और बेरोजगारी को लेकर क्या सरकार असफल रही है, केंद्र और राज्य दोनों? निश्चित रूप से ये जो
पेपर लीक वाला जो मामला है, मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें इन्हीं के लोगों मिलके ना ये भ्रष्टाचार का एक अड्डा इन्होंने बना रखा है। हमारे युवाओं के साथ हर लेवल के ऊपर इन्होंने छल किया, चाहे वो केंद्र सरकार रही हो चाहे राज्य सरकार, दोनों ही सरकारें जो भी भर्तियां निकाली, और भर्तियां निकालने के बाद उनके पेपर लीक हुए, कहीं इनके सरगना बड़े बड़े पकड़े गए, तो वो खिलवाड़ अल्टीमेटली हमारे जो युवा हैं जिनका भविष्य अधर में लटका दिया, उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ है। तो पूर्ण रूप से इस मामले में ये सरकार विफल है। मैं कहूँगा सिर्फ विफल नहीं, ये उनकी सहयोगी है। जो पेपर लीक के जो गैंगस्टर्स हैं इसमें जो हैं, उनकी सहयोगी है सरकार। आप लोकसभा चुनाव के पहले देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त हल्ला मचाया उन्होंने कि 400 पार, अब की बार 400 पार। तो 400 पार तो 250 भी पार नहीं हुए कुल मिला के बात कहें तो। और एक बात और देखेंगे आप कि हरियाणा जैसे जगहों पे जहाँ 19 में एक भी सीटें नहीं आई थी, इस बार 5-5 पे आप आ गए। तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में भी आपको दिखेगा क्या? देखो, ये जो असर है केंद्र में, जो ये बीजेपी ने 400 पार का नारा लगाया, वो तो इतना ज़्यादा दबाव प्रेशर सब एजेंसीज के ऊपर था, सब मीडिया पे था, जो मीडिया नहीं दिखा पा रहा था। अगर मीडिया एक भी दिन स्वतंत्र रूप से दिखा पाता, तो ये जो इनका 250 पे आके ना 240 के ऊपर जो आके ना रुक गया, तो इतनी भी सीटें नहीं आनी थी, और यूपीए की हमारी सरकार, इंडिया की सरकार बननी थी। लेकिन उस वजह से वो क्लियर चीज़ें लोगों के पास पिक्चर नहीं पहुंच पाई। और मैं उसमें कहना चाहता हूं कि हमारे केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी जी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, उसका बहुत बड़ा रोल है। इसी तरह हमारे हरियाणा में आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के जो पिछले 10 साल के जो कार्य उन्होंने अपनी सरकार के रहते हुए किए, और उसके साथ साथ भाई चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो दिन रात मेहनत, मैं कहूँगा कि वो अथक मेहनत पूरे हरियाणा में, मैंने पूरे भारतवर्ष में ऐसा नेता नहीं देखा। वो हमारा सौभाग्य है कि ऐसा नेता हमें हरियाणा में मिला है, जो युवाओं की बात करता है, जो किसानों की बात करता है, जो मजदूरों की बात करता है, जो व्यापारियों की बात करता है, हर वर्ग को साथ लेकर ना दिन रात मेहनत करने वाला नेता आदरणीय चौधरी जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, उनकी जो मेहनत को है, उसका भी ये परिणाम है कि हरियाणा में 5 लोकसभा की सीटें हमने जीती। और पूरे इसके साथ साथ जो हमारे प्रभारी हैं दीपक बाबरिया जी, उनकी रणनीति का भी कमाल है कि हमने ये 5 सीटें हरियाणा में जीती हैं, और पूरे हरियाणा में कांग्रेस का एक माहौल बना है। और आने वाला जो विधानसभा है, मैं कहूँगा कि पिछली बार बीजेपी का एक झूठा नारा था कि 70 पार, और अब की बार हम कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो है 70 पार कांग्रेस करने जा रही है, और वो हकीकत में करने जा रही है। एक बात और, अगर कांग्रेस बीजेपी की बात छोड़ें, राष्ट्रीय पार्टियों की बात छोड़ें, तो हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं 2-3, चाहे इनेलो हो चाहे जेजेपी हो। तो क्या इस चुनाव में इनेलो और जेजेपी का भी कुछ महत्व रहेगा क्या? मैं कहूँगा कि इन दोनों ही पार्टियों ने अपने कर्मों से अपने आप को ख़त्म कर लिया। इन दोनों पार्टी की कोई भूमिका हरियाणा के विधानसभा में नहीं रहेगी। जो चुनाव आने वाले हैं उनमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। जनता जनार्दन ने इनको नकार दिया। इनके कर्मों को पीछे देख के ना, पीछे जो सरकार बीजेपी की और जेजेपी की आई थी, दो दलों ने एक जो सरकार बनाई थी, वो दो मतलब ठगबंधन कह सकते हैं उसको, लोगों को उसके माध्यम से उन्होंने ठगा, तो जनता जनार्दन ने उसको समझ लिया। और आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप नारनौल के लिए दावेदारी भी कर रहे हैं, मान लीजिए कल आपको मौका मिलता है नारनौल की सेवा करने का, तो आपके मन में नारनौल के लिए क्या प्लान है, क्या मिशन है, क्या विज़न है? आप एक बार बताइए। देखो, मैंने हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ, और मेरे नेता अभिभावक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ लंबा काम किया है। मैंने उनके कार्य को देखा है, और उन्हीं से प्रेरणा लेकर ना मैंने अपने नारनौल के विकास के लिए जो मैंने अभी यात्रा भी शुरू की, वो नारनौल के लिए एक विज़न है, जो इस नारनौल को आगे ले जाने के लिए, यहाँ ऐतिहासिक स्थल है, ये नगरी है, हम इसको विश्व पटल पर लाएं, ऐसी मेरी मानसिकता है, ऐसी सोच है कि हम इस नगरी को विश्व में जाना जाए। उसके साथ साथ हमारे युवाओं के लिए रोज़गार के नए साधन हम इसी एरिया में विकसित करें। नई जो मल्टीनेशनल्स कंपनीज़ हैं उसको यहाँ लगाया जाए। उसके साथ साथ और अन्य जो हमारी आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं उनको यहाँ लाया जाए, ताकि हमारे रोज़गार, जो युवाओं को रोज़गार अपने ही एरिया में मिले।
उसके साथ साथ भी हमारा एक फोकस और है कि जो हमारे युवा जो अग्निवीर के नाम से और ये जो हरियाणा में कौशल रोजगार के नाम पे जो कच्ची भर्ती का एक ये भ्रष्टाचार का अड्डा इस सरकार ने खोला है, उसको भी कैसे रोकें और जो युवा हमारी जो सेनाओं से आज विमुख हो रहे हैं उसको वापस कैसे मुख्य धारा में उस सेना की तरफ अग्रसर करने के लिए कैसे उनको मोटिवेट किया है। अगर आप चाहें तो एक सवाल और ले सकता हूँ मैं। एक सवाल, आखिरी सवाल ये है मेरा कि हरियाणा में खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा है, मेडल भी खूब आ रहे हैं। आप देखेंगे तो जो खेल का केंद्र है पूरे हरियाणा में वो रोहतक और भिवानी ही है। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये और जगहों पे होना चाहिए, आपके नारनौल में भी होना चाहिए? मैं निश्चित रूप से ये पूरे हरियाणा में होना चाहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में नारनौल में भी आपको इसी तरह का प्रोत्साहन हमारी तरफ से मिलेगा। हमारे खिलाड़ियों को, हमारे युवाओं को आगे बढ़ने की हम मिलकर ना प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पदक लेके आएँ। वो अपने परिवार का, अपने प्रदेश का, इस नारनौल का और अपने देश का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, समय देने के लिए। थैंक यू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए एडवोकेट प्रदीप यादव जी थे। इनसे हमने हरियाणा को लेकर, देश को लेकर, नारनौल को लेकर काफ़ी सारी बातें करी और इनका कहना है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस 70+ सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है।